चलिए एक बार सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में, जिसमें कि हम लोग राजभाषा संबंधित तिमाही रिपोर्ट जो भेजी जानी होती है, जो प्रत्येक केंद्रीय कार्यालय, केंद्र सरकार के कार्यालय के द्वारा इस रिपोर्ट भेजा जाना होता है। तो उससे कैसे भरना है, उसमें उसको भरते वक्त किन किन टेक्निकलिटीज का हमें ध्यान रखना है, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, ताकि हमारा रिपोर्ट गलत ना हो और हम अपना प्रतिशत भी सही तरीके से भेज सके। तो उसको हम लोग आज एक तिमाही रिपोर्ट के परफॉर्मा के जरिए जानने का, देखने का प्रयास करेंगे। तो कोई भी ट्रेनिंग सेशन या कोई भी, अगर हम लोग एक सेशन की बात करें, लाइव सेशन, हमें अगर हमें ये समझ में आए एक बार कि अगर आप में से जितने लोग भी भर रहे हैं तिमाही रिपोर्ट, तो क्या एक्चुअली प्रॉब्लम आप लोगों को आती है। तो अगर अगले 2 मिनट में आप लोग ये शेयर करें कि क्या, किस तरह की दिक्कत आप लोगों को फेस करना पड़ता है, किस तरह की दिक्कत आती है, तो शायद हम बेहतर तरीके से इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाएंगे। आप में से कोई भी, जो लोग भी तिमाही रिपोर्ट भरते हैं, अगर मुझे बता पाए कि किस तरह का ट्रेनिंग, मतलब तिमाही रिपोर्ट भरते वक्त क्या किस तरह की कोई समस्या आपको फेस होती है, कोई दिक्कत। तीन से संबंधित दस्तावेजों के बारे में आप कह रहे हैं, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जो क, ख और ग अलग अलग क्षेत्रों को आपने पत्र भेजा है, तो जो भी डिस्पैच करते हैं वो लोग इसका डेटा क्षेत्रवार नहीं रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे रिपोर्ट निकालेंगे। ठीक है। हाँ, दूसरा है सर पार्ट 2 का। तो हम आ जाते हैं तिमाही रिपोर्ट के परफॉर्मा के ऊपर। परफॉर्मा देख करके आप लोगों को परेशान नहीं होना। कई बार लोग परफॉर्मा देख के परेशान हो जाते हैं कि सर मेरे डिपार्टमेंट में तो ऐसा परफॉर्मा नहीं है। हो सकता है परफॉर्मा अलग अलग हो, लेकिन कंटेंट बिल्कुल वही रहता है, डेटा वही मांगा जाता है, चाहे परफॉर्मा अलग अलग जोन या डिपार्टमेंट से थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। पहला कॉलम एक अगर आप देखेंगे, कार्यालय का नाम और पूरा पता, ठीक है, नेम एंड फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ द ऑफिस। तो इसमें आपके कार्यालय का नाम पूरा लिखेंगे और उसका पूरा पता लिखेंगे। इसमें कोई शक है? ठीक है, ये तो आसान हो जाएगा। संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नंबर, फोन नंबर ऑफ द कंसर्न ऑयल ऑफिसर। कंसर्न ऑयल ऑफिसर कौन होगा यहाँ पे? जैसे अगर आप एज ए जेटीओ पोस्टेड हैं, तो आपके ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में कोई भी एक डेजिग्नेटेड हिंदी ऑफिसर या राजभाषा ऑफिसर होंगे। राजभाषा अधिकारी एक डेजिग्नेट किया गया होगा, जो हिंदी पत्रों के ऊपर हस्ताक्षर करते होंगे, आपके कवरिंग लेटर्स के ऊपर हस्ताक्षर करते होंगे। तो ऐसे अधिकारी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। नहीं तो अधिकांश जो छोटे कार्यालय है वहां पे हम लोग एचओबी होते हैं, एचओडी होते हैं, सामान्य तौर पे वही राजभाषा अधिकारी के जगह पे उनका नाम, उनका फोन नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है। साथ में यहाँ पे फोन नंबर, स्टीडी नंबर डाल सकते हैं, स्टडी कोड वगैरह अगर है तो डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, अपने कार्यालय का ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे। तो ये तो शुरू के इंट्रो पार्ट हो गए, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। अब यहाँ से हम चलते हैं। पहला, सबसे पहले राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 थी। अब यदि आप तिमाही रिपोर्ट देखेंगे, आप छमाही रिपोर्ट जो नराकास को भेजते हैं वो देखेंगे, या फिर आप संसदीय समिति को जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो देखेंगे, इन सब में सबसे पहले राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के दस्तावेजों के बारे में सबसे पहला जो कॉलम रहता है वह इसी के बारे में रहता है। तो इसी से इसके महत्व का आप अंदाजा लगा सकते हैं। संस्कार जी, आपका जो प्रश्न है कि धारा 3(3) के दस्तावेज हमारे एम्प्लॉइज जो डीलिंग हैंड से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसको हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल में हम देख लेते हैं कि जो डेटा हमारे पास है उसको हमें कैसे फिल करना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जारी कागजातों की कुल संख्या कितनी है। अब मान लीजिए कि आपके कार्यालय में धारा 3(3) के दस्तावेज, धारा 3(3) के दस्तावेज कैसे पता है कि ये धारा 3(3) के दस्तावेज है? धारा 3(3) के कुल 14 दस्तावेज होते हैं। अगर आप कार्यालय में काम कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला तो एक हिंदी अधिकारी के तौर पे सेग्रीगेट कर लेना है कि मेरे कार्यालय में धारा 3(3) के कौन से दस्तावेज जारी किए जाते हैं। ये कार्यालय टू कार्यालय डिफर कर सकते हैं। जैसे कोई कार्यालय है जहाँ पे कोर्ट या क्राइम से रिलेटेड कार्य हो रहे हैं, तो वहाँ पे समन, वारंट, ये सब जारी किए जाते हैं, तो भी धारा 3(3) के दस्तावेज हो जाएंगे। कई जगह पे ऐसा नहीं होता है। तो सामान्य आदेश की हम जब बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से आदेश सामान्य आदेश में आते हैं। यदि एक व्यक्तिगत आदेश है जो केवल एक व्यक्ति को दिया जाता है, तो वो धारा 3(3) का दस्तावेज नहीं होता है। उसके अतिरिक्त बाकी जो भी आदेश किसी कार्यालय में सामान्य आदेश होते हैं, तो आपको एक कैटेगराइज पहले कर लेना है कि धारा 3(3) के कौन से दस्तावेज है।
आपका जो डीलिंग हैंड मतलब जो डिस्पैच का काम जो भी आपके यहाँ पे कर्मचारी कर रहे हैं, उनको आपको थोड़ा सा इन टर्म्स के साथ में वर्क करा देना है, और आप ऐसा अपना कोई मैकेनिज्म डेवलप कर लें ताकि आपके लिए काउंटिंग आसान रहे। ठीक है। अब कुल दस्तावेज कितने आपने धारा 3(3) के जारी किए, ऑफिस ऑर्डर एटसेट्रा एटसेट्रा मिला, तो मान लीजिए कि आपने इस तिमाही में कुल 100 दस्तावेज धारा 3(3) के जारी किए। अब यहाँ पे तो ठीक है, ये तो बहुत अच्छा जिन्होंने फॉर्मेट बनाया है उन्होंने बहुत अच्छे से बना दिया है। इन्होंने कहा कि कुल जो है कितना किया, 100, द्विभाषी में कितना किया, आप लिखेंगे 100 करना ही है। इसमें आपको बिल्कुल इसको किसी भी तरीके से आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) सबसे महत्वपूर्ण है। केवल अंग्रेजी में कितने जारी किए, 0, केवल हिंदी में कितने जारी किए, 0। तो ये आपका रिपोर्ट ऐसा होना चाहिए। अगर आपने अंग्रेजी में जारी किया है तब तो आपको रिपोर्ट देना ही पड़ेगा, पर ऐसी स्थिति में आप धारा 3(3) के उल्लंघन किए हुए माने जाएंगे, और धारा 3(3) का उल्लंघन मतलब इसे बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, चाहे आपका मुख्यालय जो भी मंत्रालय इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। कई एक जगह पे क्या होता है कि ये वाला कॉलम नहीं रहता है और बहुत कंफ्यूजन होती है, ये वाला कॉलम वो देते नहीं, केवल 3 कॉलम देंगे, जारी कागजात की कुल संख्या, केवल अंग्रेजी में, केवल हिंदी में। तो इसमें बहुत बार गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, केवल हिंदी में लिख देते हैं, नहीं तो केवल अंग्रेजी में लिख देंगे। आप केवल हिंदी में लिखेंगे वह भी गलत होगा, केवल अंग्रेजी में लिखेंगे वह भी गलत होगा, कि आपको द्विभाषी, तो अगर द्विभाषी वाला कॉलम मान लीजिए कि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपने यहाँ 100 लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, तो इसका मतलब अपने आप ये मान लिया जाएगा कि ठीक है, आपके सभी दस्तावेज जो है वे द्विभाषी जारी हुए हैं, क्योंकि केवल अंग्रेजी और केवल हिंदी में तो कोई जारी ही नहीं हुआ है। तो एक ही जो सबसे बड़ी गलती धारा 3(3) के दस्तावेज के संबंध में होती है वो ये होती है। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉलम हो गया धारा 3(3) के दस्तावेज। अब हम आते हैं हिंदी में प्राप्त पत्र, जिसके बारे में अभी गौरव जी बोल रहे थे कि राजभाषा नियम 1976 में के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आपको हिंदी में ही देने। अब हिंदी में मान लीजिए कि इस तिमाही के दौरान 1 अप्रैल से लेकर के और 30 जून के दौरान आपके कार्यालय में मान लीजिए कि कुल 150 हिंदी के पत्र प्राप्त हुए, हिंदी में लिखे हुए पत्र प्राप्त हुए। हिंदी के पत्र का मतलब आप ये मत समझ लें कि केवल हिंदी से संबंधित या हिंदी के कोरिस्पोंडेंस से संबंधित पत्र, नहीं, किसी भी तरह का पत्र, चाहे वो किसी भी विषय का पत्र हो, यदि उसे हिंदी मतलब वो हिंदी भाषा में यदि वो लिखा हुआ पत्र है तो उसे हिंदी का पत्र माना जाएगा, और उसका जवाब आपको हिंदी में ही देना है। हिंदी के पत्र का जवाब आप अंग्रेजी में नहीं दे सकते हैं। तो अब यहाँ उत्तर पूछ रहा है कि इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए, तो यहाँ पे आपका आइडियल क्या होना चाहिए, यहाँ क्या नंबर आना चाहिए? ये जितना प्राप्त हुआ है सर उतना मिलेगा। नंबर आना चाहिए, 150 नंबर आना चाहिए। और कितनों के उत्तर अंग्रेजी में दिए गए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो अब ये चौथा कॉलम क्या है, कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे। तो अब जो है आपका जो रिपोर्ट है ना, उसका सारा खेल यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे। अब क्या जितने पत्र आपको मिले उन सारे पत्रों का उत्तर दिया जाना आवश्यक है, अनिवार्य है? कुछ ऐसे भी तो पत्र होते हैं जिनका उत्तर दिया जाना आपको अपेक्षित ही नहीं है। ठीक है, ज्यादातर अपेक्षित नहीं होता है, नहीं होते हैं। अब ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्योंकि मूल पत्र आपके कितने भेजे जा रहे हैं वहां पे एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्रतिशत काउंट होता है ना, जो प्रतिशत लक्ष्य काउंट होता है, वो कहाँ पे काउंट होता है, मूल पत्रों के संदर्भ में काउंट। ठीक है, तो हिंदी में कितना आपने डिस्पैच किया इसकी आप काउंटिंग कर रहे हैं। डिस्पैच करने में जो नंबर है, मान लीजिए कि आपने हिंदी में 200 पत्र डिस्पैच किया, तो उन 200 में आपने नियम 5 के अनुपालन में कितने पत्रों को डिस्पैच किया, मतलब कितने हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर आपने हिंदी में दिया, और बाकी जो बचे उसको आपने, वो आपके मूल पत्र हुए, तो फिर उस हिसाब से आपका प्रतिशत जो है वो बढ़ता है। कई बार ये गलती हम लोग अक्सर कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें 200 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए तो 200 के उत्तर तो हम देंगे ही, तो 200 के 200 हम लोग हिंदी में उत्तर लिख देते हैं, और कुल हमारा डिस्पैच 250 हुआ, तो बचा कितना, तो 85 ही बचा ना, हिंदी का डिस्पैच 250 हुआ, 200 तो आपने नियम 5 में लिख दिया, तो बचा 50 को हम लोग मूल पत्र में लिखते हैं, और फिर प्रतिशत आ जाता है परसेंटेज में, 0.56 ऐसे प्रतिशत भी लोगों के होते हैं। तो ये गलती अक्सर होती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे, तो ये नंबर आपको ध्यान में रखना है
कि भाई जो पत्र आए उसमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे। अब 150 में जितना नंबर यहाँ पे आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ आपका, जैसे गौरव जी ने कहा कि अधिकांशतः के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए 130 आ गया। तो जो हिंदी के डिस्पैच पत्र थे तो यहाँ पे तो उसमें से 20 ही खर्च हुए ना, मतलब 20 ही ऐसे थे जो हमने नियम 5 के अनुपालन में दिया। बाकी जो हमारे पत्र बचे वो हमारे कहाँ चले जाएंगे, मूल पत्रों की श्रेणी में चले जाएंगे। और जब वे मूल पत्रों की श्रेणी में जाएंगे तो हमारा प्रतिशत ऑटोमेटिकली वहां पे बढ़ेगा। तो एक ये बात आपको ध्यान रखने योग्य है। मैं आगे और बताऊंगा इसके बारे में जब हम मूल पत्रों में चलेंगे। अब हम चलते हैं अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति में। यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, पहली बात तो ये कि आपको अपना हिंदी का तिमाही रिपोर्ट भरना है, ये काम बढ़िया तरीके से करना है, ये हो गया। और दूसरा कि नहीं सर मुझे तो इतना अच्छे तरीके से काम करना है कि मैं नाराकाश का शील्ड लूं, या मुझे जो राजभाषा विभाग के द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं वे पुरस्कार मेरे डिपार्टमेंट को मिले अच्छा काम करने के लिए हिंदी में। तो अगर इस तरह की आपकी इच्छा या अपेक्षा है और आप चाहते हैं कि आपको पुरस्कार मिले, तब आपका फोकस आपको लेकर के आना पड़ेगा नंबर 3, क्योंकि इसके मार्क्स आपके अच्छे बनते हैं कि जो पत्र आपको अंग्रेजी में प्राप्त होते हैं क्या हो रहे हैं, क्या आप उनका उत्तर भी हिंदी में दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें केवल क एवं ख क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए, क्योंकि इसके लिए आप फिर वही राजभाषा नियम 1976 के नियम 2 और 3 को यदि आप संदर्भ में लेंगे तो आपको वहां पे स्थिति स्पष्ट होगी क्यों केवल क एवं ख क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए ये बात कही जा रही है। तो अब जैसे संस्कार जी का प्रश्न था कि सर ख एवं ख क्षेत्र के लिए अलग अलग सेग्रीगेट कैसे करें, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। ये सेग्रीगेट करना बहुत आसान है संस्कार जी, क्योंकि जब भी आप डिस्पैच आपके ऑफिस से होता है पत्र, तो उसमें हम किसको भेज रहे हैं उसका पता लिखा होता है। पता लिखा होता है तो उसके नीचे उसका शहर लिखा होगा, किस शहर में वो कार्यालय स्थित है। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सा कार्यालय कौन सा शहर ख क्षेत्र में आता है, कौन सा ग क्षेत्र में आता है। तो 3 महीने के पत्रों का मतलब ब्यौरा यदि निकालना है तो ये मुश्किल से आधे 1 घंटे का टास्क है, जिसमें कि आप सेग्रीगेट कर सकते हैं कि कितने क को भेजे गए, कितने ख को भेजे गए। ग क्षेत्र के लिए लागू नहीं है। ग क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आपको अंग्रेजी में देने हैं। क और ख क्षेत्र में आप उसे हिंदी में दे सकते हैं। तो आप कितना हिंदी में दिए इसका आपको यहाँ पे डेटा देना है। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे डेटा देना है कि कितने पत्रों का जवाब आपने हिंदी में दिया। ये आपके लिए मतलब जैसा मैंने बताया पुरस्कारों इत्यादि के लिए काफी अच्छा काम आता है। अब हम आ जाते हैं हमारा जो असली मुद्दा है वो कॉलम 4 में आता है, भेजे गए मूल पत्रों का ब्यौरा। क्योंकि यहीं पर हमारे लिए क्या है, 55% ग क्षेत्र के लिए, 90% ख क्षेत्र के लिए और 100% क क्षेत्र के लिए। ये हमारा लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम में इस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। आपका कार्यालय जिस क्षेत्र में भी है उसके हिसाब से ये आपका लक्ष्य है। अब इसमें आपको बताना है कि आपने ओरिजिनल लेटर जो भेजा, मूल पत्र का मतलब क्या हुआ कि वो पत्र किसी आए हुए पत्र का जवाब नहीं था, वो पत्र आपके ऑफिस से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, कितने मूल पत्र ओरिजिनेट हुए थे। अब इसमें से अब कई बार हम इसमें क्या गलती करते हैं कि टोटल डिस्पैच कितना हुआ उसको उठा करके हम उसकी संख्या यहाँ पे लिख देते हैं कि टोटल डिस्पैच कितना इंग्लिश में हुआ इतना हिंदी में हुआ। टोटल डिस्पैच नहीं लिखना। तो कैसे कम होगा, उसके लिए तरीका क्या है। अब आप देखिए यहाँ पे कि मान लीजिए कि आपने अंग्रेजी में जो पत्र आप मतलब टोटल डिस्पैच यदि अंग्रेजी की हम बात करें तो मान लीजिए कि आपने टोटल अंग्रेजी में 300 डिस्पैच किए। ठीक है, और टोटल हिंदी में मान लेते हैं आपने 200 डिस्पैच किया। ठीक है, अब टोटल अंग्रेजी में 300 डिस्पैच किया तो इसमें से आपको ये देखना है कि अंग्रेजी के प्राप्त जो पत्र हैं उनके उत्तर इसमें से कितने हैं और साथ में मूल पत्र इसमें से कितने हैं। तो ये आपको सेग्रीगेट करना। तो जितना आप यहाँ पे डाल देंगे, मान लीजिए 300 में से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने, मतलब यहाँ तो हिंदी में दिए जाने की स्थिति की बात यहाँ पे हो रही है, पर आपने अंग्रेजी में भी तो जवाब दिया होगा। तो जो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया जिन पत्रों का, वह आपके मूल पत्रों की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो भेजे गए कुल पत्रों की जब बात आती है ना कि भाई आपने कुल कितने पत्र भेजे, हिंदी में कितने भेजे, अंग्रेजी में कितने भेजे मूल, तो हमें डिस्पैच का टोटल नंबर काउंट करके नहीं डालना। उसमें हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि यदि अंग्रेजी का हमने 300 डिस्पैच किया तो 300 में क्या सारे के सारे मूल पत्र थे या इसमें से
कुछ जो है मूल थे और कुछ जो है उत्तर थे, तो ये आपको सेग्रीगेट करना होगा। तो इससे क्या होगा सर, सेग्रीगेट करने का फायदा ये होगा कि यहाँ पे अंग्रेजी के पत्रों की संख्या यदि कम होगी, मूल पत्रों की संख्या, मतलब देना तो रिपोर्ट आपको सही ही है, लेकिन हम बचने के उठा करके पूरा डाल देते हैं। लेकिन यदि अंग्रेजी के जो डिस्पैच के पत्रों की संख्या कम होगी, तो आपका प्रतिशत जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा, है ना, क्योंकि भेजे गए कुल पत्रों की संख्या यहाँ पूछा जाएगा मूल, तो मूल में अंग्रेजी का यदि अंग्रेजी का रेशियो ज्यादा रहेगा तो परसेंटेज हिंदी का कम हो जाएगा, और अंग्रेजी का नंबर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली हिंदी का प्रतिशत बढ़ेगा। तो आपके अपनी हिंदी के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इस बात को सेग्रीगेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्कआउट मेहनत करनी पड़ेगी कि अंग्रेजी के कितने ऐसे पत्र जो आपने डिस्पैच किए, क्योंकि जब डिस्पैच आपका रजिस्टर होता है उसमें ऐसा तो लिखता नहीं है ना कि ये मूल पत्र है कि उत्तर है, उससे तो किसी को आपके कार्यालय में क्या ही मतलब है, वो तो आपके अपने काम की चीज है। हेलो, यस सर, यस सर। वो तो आपके अपने काम की चीज है, तो वो आपको थोड़ा सा वहां पे वर्कआउट करना पड़ेगा, और आपको वहां निकालना पड़ेगा कि भाई हमने कितने पत्र अंग्रेजी के हमने जवाब में भेज दी। तो जवाब में जो भेज दिया आपने, उसको आपने मूल पत्र के नंबर में नहीं लिखना है। तो मान लीजिए कि आपने देखा कि 300 में से 120 ऐसे पत्र थे जो हमने मूल रूप से भेजे अंग्रेजी में, और जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हिंदी में के 200 पत्र जो डिस्पैच हमने किया, हम डिस्पैच की यहाँ बात कर रहे हैं, तो 200 में से 20 तो ऐसे थे यहाँ पे जो हम लोगों ने हिंदी में उत्तर में भेजा था, तो बच गया कितने, 180। तो 180 फिर कहाँ चले जाएंगे आपके। अब 180 में से क्या कुछ ऐसे पत्र हैं जो आपने अंग्रेजी के पत्र का उत्तर हिंदी में दिया। हाँ है ना सर, हमने दिया ना, कितने पत्रों का उत्तर हमने हिंदी में दिया सर, हम लोगों ने, जैसे इसमें से बहुत सारे इस तरह के पत्र हो सकते हैं, या आप अपने कार्यालय में इस तरह की एक टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं, लोगों में एक इस तरह का उनको मैसेज दे सकते हैं कि जो पावती भेजना है ना, कई सारे ऐसे पत्र आते हैं जहां वो लोग बोलते हैं कि लेटर में बी एक्नॉलेज्ड, है ना, लेटर में बी एक्नॉलेज्ड। तो चलो लंबा लंबा लेटर हम नहीं टाइप कर सकते हैं, लेकिन जो पावती भेजना है अंग्रेजी का हिंदी की, मतलब अंग्रेजी में मिले हुए पत्रों को हिंदी में जवाब देने की बात मैं कर रहा हूँ, तो पावती तो स्टैंडर्ड है ना, तो उसको आप हिंदी में बना दें, तो उसमें 2 लाइन का हिंदी है, लेकिन वो पत्र में आपके आ जाएगा, तो उस तरीके से आपके डिस्पैच का नंबर भी बढ़ जाएगा, और अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का भी वहां पे आपका बढ़िया तरीके से नंबर बढ़ जाएगा। तो अब मान लीजिए कि 200 में से 20 आपने यहाँ पे कर दिया और 20 आपने यहाँ पे कर दिया, कि भाई आपने अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के 20 जो है हिंदी में आपने उसके उत्तर दिए, तो आपके 200 में से 20 यहाँ कम हो गए और 20 यहाँ कम हो गए, तो बचा कितना, 160 बचा। अब 160 बचा, तो अब 160 आपका यहाँ मूल पत्रों की श्रेणी में आ जाएगा, 160 आपका मूल पत्रों की श्रेणी में आ जाएगा, और 120 ये हो गया। तो इस तरीके से भेजे गए कुल पत्रों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 160 और 120 ये हो जाएगी 280। अब यहाँ मुझे लग रहा है कि ये जो परफॉर्मा मुझे उपलब्ध कराया गया है, वहां पे जो मुख्यालय या जो समीक्षा करने वाला कार्यालय है वो ज्यादा मेहनत करता है, वो लोग प्रतिशत खुद निकालते हैं प्रत्येक कार्यालय का, नहीं तो सामान्य तौर पे कार्यालयों में प्रतिशत मांगते हैं, मतलब आप प्रतिशत यहाँ पे निकाल करके भेजिए, ताकि वहां पे काम आसान रहे, कि कार्यालय का प्रतिशत वो मांग लेते हैं कि भाई प्रतिशत कितना हुआ। तो अब क्या होगा, हमने यहाँ पे देखा कि हमारे हिंदी के पत्रों की संख्या बढ़ गई, तो जब बढ़ गई तो जाहिर सी बात है कि प्रतिशत हमारा बढ़ जाएगा, ये तो 50% से ऊपर हो गया, लगभग 55% के आसपास में। तो यदि हम ग क्षेत्र में है तो हमारा टारगेट ही पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना कि अंग्रेजी में जो पत्र हमने भेजे उसमें से कितने मूल पत्र हैं और कितने अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का अंग्रेजी में जवाब है। तो जो जवाब है उसको हमें माइनस करके और फिर हमें अंग्रेजी में जो मूल पत्र है उनको यहाँ पे वो नंबर डालना है, आपका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। वैसे ही ख क्षेत्र के लिए करेंगे, वैसे ही ग क्षेत्र के लिए करेंगे। ख और ग क्षेत्र के लिए इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। आपके जो भी डिस्पैचर होंगे या तो उनको एक परफॉर्मा बना कर दे सकते हैं, तो वो जो है सिटीज के हिसाब से अलग अलग नंबर्स उसमें लिखते चले जाएंगे। तो ये मूल रूप से जो है ना, मेन जो हमसे गलतियां होती हैं या हमारा प्रतिशत जो नहीं बढ़ता है, उसमें ये 4 1 2 3 और 4 ये 4 कॉलम यदि आपने भरना सीख लिया थोड़ा स्मार्टली, तो फिर आपका काम बढ़िया तरीके से चल जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं टिप्पणी लेखन के ऊपर। ठीक है, अब टिप्पणी लेखन के ऊपर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन कई जगह पे, मतलब 2 तरह के रिपोर्ट चलते हैं। जैसे अभी आप में से गौरव जी पूछ भी रहे थे कि पृष्ठों की संख्या, ठीक है, पृष्ठों की संख्या। अब जो राजभाषा विभाग की वेबसाइट पे हम लोग अपना रिपोर्ट भरते हैं, वहां पे वे लोग
हिंदी में लिखी गई जो टिप्पणियां है उसके पृष्ठों की संख्या पूछते हैं, जबकि कई जगह पे टिप्पणियों का नंबर पूछा जाता है कि कितने नंबर की टिप्पणियां हैं। अब पृष्ठों में और नंबर में क्या कंफ्यूजन है जो गौरव जी ने कहा, वो बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कंफ्यूजन क्या है। उसमें कंफ्यूजन ये आता है कि अब कोई जरूरी तो नहीं है कि किसी फाइल में अगर हम टिप्पणी लिख रहे हैं तो सारी हिंदी में लिखें। ऐसा हो सकता है ना कि एक पेज में हमने 2-3 हिंदी में लिखा, 2-3 इंग्लिश में लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे काउंट करेंगे ये कितने पृष्ठ? तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपको एक मोटे मोटे तौर पे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि एक पृष्ठ में कितनी टिप्पणी आ सकती हैं और टोटल टिप्पणियों की संख्या कितनी है, उसके हिसाब से आप पृष्ठों की संख्या अपनी रिपोर्ट में भर सकते हैं। नहीं तो कई जगह पे टिप्पणियों की संख्या मांगी जाती है। पर सर अब मेरे ऑफिस में क्या है सर, हमने नियम बना दिया है कि जो टिप नोटिंग इंग्लिश में होगा वो हिंदी में भी निकालेंगे, तो वो दोनों निकाल रहे हैं सर। टिप्पणी तो वो दोनों, यस सर, टिप्पणी यस सर। आप टिप्पणी नोटिंग समझ रहे हैं ना, आप तो समझ ही रहे हैं। ऐसा तो कहीं कंपल्सन नहीं होता है कि हिंदी में नहीं नहीं निकालें। नहीं नहीं, कंपल्सन नहीं, ये तो मतलब ये तो कंट्रावेन करता है। ये तो साफ साफ लिखा हुआ है नियम 8 में कि हिंदी में लिखी हुई टिप्पणियों को कोई भी अधिकारी अंग्रेजी में नहीं मांग सकता, अंग्रेजी में लिखी हुई टिप्पणियों को हिंदी में नहीं मांग सकते। नहीं, मांग नहीं सकता है सर हाँ, वो। देखिए टिप्पणी का जो है संस्कार जी, टिप्पणी को बाइलिंगुअल लिखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। टिप्पणी जो है हिंदी में लिखने के लिए आपको उत्साहित करना है। जो काम आपको हिंदी में करना है उस काम को आप हिंदी में करने के लिए उत्साहित करें, है ना। ऑलरेडी धारा 3(3) के 14 दस्तावेजों को हम द्विभाषी करने का वह जो मतलब एक कार्य है मेहनत वाला, वो तो हम कर ही रहे हैं ना। तो उसके अतिरिक्त जो है जिसको हिंदी में करने की छूट है उसे हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे बाइलिंगुअल करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है। अभिषेक जी, ये इनकी जो समस्या है मैं समझ सकता हूँ, वो वहाँ पे खास करके ख और ग क्षेत्र, ख में भी वहाँ पे भी जहाँ पे मतलब हिंदी भाषी लोग कम हैं, या फिर जो ऑफिशियल्स हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो फाइल देखते हैं, उनको हिंदी की ज्ञान कम है, नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ पे बाइलिंगुअल नोटिंग कुछ ऑफिसों में मैंने भी देखा है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। और यस सर, यस सर। जी, तो खैर ये एक ऑफिस लेवल की बात है, तो हम हाँ, ये ऑफिस लेवल की बात है और ये बिल्कुल सही है संतोष जी। लेकिन मैं मतलब मेरा ये कहना है इस मामले में कि टिप्पणी जो है मूल रूप से अगर आप सही रिपोर्ट देना चाहते हैं तो हिंदी में ही लिखने के लिए प्रोत्साहित करें। अब आप ये कहें कि आप अंग्रेजी में लिखो और केवल इसलिए उसे हिंदी में करो कि मुझे रिपोर्ट देना है, तो कहीं ना कहीं फिर ये एक मतलब वो सही तरीका नहीं हो। देखिए हमें सही तरीके से अपना रिपोर्ट देना है, हमें उसके लिए मैनिपुलेशन नहीं करना है। ठीक है, धारा 3(3) में ठीक है, वो बात समझ में आती है कि नहीं नहीं आपको बनाना है बाइलिंगुअल, क्योंकि उसमें दोनों है। हिंदी में बनाते तो मैनिपुलेशन नहीं सर, वो जो नए वाले हैं सब ज्यादातर ख क्षेत्र में या ऑफिस है, बट ये क क्षेत्र के राजस्थान हिंदी वासी यूपी के लोग हैं, तो वो लोग ज्यादा हिंदी में कंफर्टेबल है तो वो निकालते हैं सर। हिंदी में लिखे, बिल्कुल वही और तो मैं कह डॉक्टर रहा को हूँ। थोड़ा सा नहीं है तो वो इंग्लिश भी वो निकालते हैं, वो अपना इसीलिए मर्जी तो कर रहे हैं सर, कोई इसीलिए तो ख कंपल्सन नहीं क्षेत्र, है। हाँ इसका इसीलिए तो ख क्षेत्र में टिप्पणी का प्रतिशत भी तो कितना कम है, आप ये तो देखिए। अभिषेक जी आपको डिस्कशन हम लक्ष्य, इसको बाद में कर लेते हैं, पहले इस हाँ लक्ष्य भी तो कम दिया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो अब ऐसे हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों के पृष्ठों की संख्या, जो गौरव जी का भी प्रश्न था कि आप जो है एक मोटे तौर पे देख लें कि टिप्पणी जो है एक पृष्ठ में कितनी टिप्पणी आ रही है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई कोई टिप्पणी लंबी होती है, कोई कोई टिप्पणी तो ऐसी होती है कि एक ही टिप्पणी कई सारे पृष्ठों में आ जाती है। अब आपके यहाँ मतलब अलग अलग कार्यालयों में है, लेकिन हमारे यहाँ तो कई एक टिप्पणी लिखा तो 2-3 पन्ने में एक टिप्पणी चलती रहती है। तो ऐसा भी होता है ना। तो ये ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करेगा, इसको अपने हिसाब से आपको करना है। कुल आपने हिंदी में कितना लिखा, कुल अंग्रेजी में कितना लिखा, दोनों मिला के कितना लिखा, तो उसके हिसाब से आपका प्रतिशत बन जाएगा कि आपने कितना प्रतिशत लिखा। इसके प्रतिशत के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि क क्षेत्र के लिए 75% होना चाहिए, वैसे ही ख क्षेत्र के लिए, ग क्षेत्र के लिए। तो उस लक्ष्य के हिसाब से आपको ये टिप्पणी लेखन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। यहाँ पे देखिए दिया भी हुआ है कि पृष्ठों की गणना करते समय आधे से कम लिखे हुए पृष्ठ को आधा तथा आधे से अधिक लिखे हुए पृष्ठ को पूरा पृष्ठ समझा जाए। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम आ जाते हैं हिंदी वर्कशॉप के ऊपर। हिंदी वर्कशॉप जो है आपको प्रत्येक तिमाही में एक वर्कशॉप कम से कम अपने कार्यालय में कराना है। ये वार्षिक कार्यक्रम में भी यह पॉइंट दिया गया है। अगर कोई पूछे कि भाई कहाँ क्या रूल है, सर वार्षिक कार्यक्रम के का यह वार्षिक कार्यक्रम यह दिया हुआ है कि आपको वर्कशॉप कराना है। वहां तो पूरे दिन का वर्कशॉप कराने की बात की गई है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्कशॉप कराने की बात की गई है। 1 दिवसीय कार्यशाला,
पर कम से कम जो है आप नहीं तो 2-3 सेशन का कार्यशाला तो कम से कम कराएं ही कराएं। और ये कार्यशाला आपने कब कराया, इसमें आपके कितने ऑफिसर्स ट्रेंड हुए, कितने आपके ऑफिशियल्स ट्रेंड हुए, उनका नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। कार्यालय के समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार उनके नाम को आपको नॉमिनेट करना है। बड़े कार्यालयों में नॉमिनेट कर सकते हैं, छोटे कार्यालयों में तो सभी कार्मिकों को आप कार्यशाला में बिठा सकते हैं। अभी उसके बाद आ गई ऑलिक की बैठक, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जो डिपार्टमेंट बेस्ड डिपार्टमेंट लेवल पे होती है। तो संस्कार जी बोल रहे थे बिल्कुल आपको एक बैठक करनी है। इस बैठक को करने के लिए उससे पहले आपको एक समिति बनानी है, और उस समिति को बना करके अगर कॉन्स्टिट्यूट नहीं है आपके ऑफिस में तो कॉन्स्टिट्यूट करके और फिर उनकी एक बैठक हर तिमाही के अंदर में करना है। उसके बाद उसकी एक कार्यवृत्त बनानी है, और अगली बार जब आप बैठक करेंगे तो उस कार्यवृत्त के अनुसार फिर से उसमें जो जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स के ऊपर आपने उसका अनुपालन किया कि नहीं किया, उन सारी बातों को आपको लिखना है। तो वो तिथि आप यहाँ पे देंगे जिस तिथि को आपने कार्यान्वयन समिति की बैठक करी, तो इसको आप मेंटेन करेंगे। और इसके लिए आप प्रॉपर ऑफिस ऑर्डर निकालेंगे, क्योंकि जब समिति आती है तो वो पूछती है, वो देखती है। तो ऐसा नहीं कि वर्बली ठीक है चलिए अभी ऐसे मिलके बैठक कर लेते हैं, नहीं, प्रॉपर ऑर्डर निकलेगा, ऑफिस ऑर्डर, और उसके हिसाब से फिर वो बैठक, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा यदि आपके कार्यालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय भी आते हैं तो उसमें जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है उनकी कितनी संख्या है वो आपको यहाँ डाल देना है। तिमाही में कितने आयोजक कितने बैठक जो है उसका आयोजन किया गया। तो ये बैठक और ये बैठक, ये दोनों अब यहाँ पे हालांकि अंडर द हेडिंग ऑफ ओलिक ही लिखा हुआ है, तो इसलिए ठीक है। अब इसमें आप फिर तो हिंदी का ही मान सकते हैं, हिंदी का ही मान सकते हैं। पर सामान्य तौर पे ये जो कॉलम होता है वो इस प्रकार से होता है कि ठीक है ऑलिक की बैठक हो गई, पर उसके अतिरिक्त जो है आपके कार्यालय में और भी तो बैठकें होती होंगी। तो कुल कितनी बैठकें आपके कार्यालय में आयोजित हुई, मतलब अदर पर्पसेस के लिए भी, और उसमें से कितनी ऐसे बैठक थे जिसमें हिंदी में उनके जो एजेंडास पॉइंट्स थे वो हिंदी में बनाए गए और उनके जो मिनट्स थे वो हिंदी में बनाए गए, ठीक है। उसमें उसका जो प्रोसीडिंग्स था उसको हिंदी में किया। तो ये भी एक आप देखेंगे तो वार्षिक कार्यक्रम में एक लक्ष्य का हिस्सा है। लक्ष्य में पूछा जाता है कि कुल हिंदी का नहीं, हिंदी की बैठक तो चलो एक आपको क्वार्टर में करना है, पर उसके अतिरिक्त कुल तिमाही में सामान्य जो बैठकें हैं आपके कार्यालय में वो कितनी हुई और उसमें से कितनों की कार्यसूची और उनके कितने कार्यवृत्त हिंदी में जारी किए गए, ठीक है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक केवल मंत्रालयों के लिए होती है। अगर मंत्रालय आप में यदि आप काम कर रहे हैं तो आप डाल सकते हैं, वरना आपके लिए आवश्यक नहीं है। उसके अतिरिक्त यदि इस तिमाही के दौरान आपने कोई उल्लेखनीय कार्य किया है तो उसको आप यहाँ पे उसका उल्लेख कर सकते हैं। अवश्य आप कोशिश करें, एक आदत बनाएं कि हर तिमाही में कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट इसमें आप डालें मतलब डालेंगे तभी तो जब करेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिसका उल्लेख आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके अतिरिक्त एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें कि आपके कार्यालय प्रमुख प्रमाणित करते हैं कि भाई जो भी ऊपर मैंने डेटा दिया है वो सब कुछ मेरे नॉलेज के अनुसार सही है। अगर कुछ गलत पाया गया तो मैं अगले 3 वर्षों के लिए किसी भी तरह के नराकास के या राजभाषा के पुरस्कारों से मेरे कार्यालय को वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र होता है जो आपके कार्यालय प्रमुख को हस्ताक्षर करके आपको इसके साथ में संलग्न करना होता है। यहाँ पे आप जो है अपने कार्यालय प्रमुख, क्योंकि लिखा है ना मंत्रालय विभाग संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम, तो अध्यक्ष कौन होता है, आपके कार्यालय प्रमुख जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं। तो उनका नाम यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पदनाम रहेगा, उनका नंबर और ये सारा पूरा डिटेल डाल करके, और इस तरीके से आपका ये तिमाही रिपोर्ट पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तिमाही रिपोर्ट में से संबंधित सारे तथ्य आपको स्पष्ट हो गए और किस प्रकार से आप अपना प्रतिशत बढ़िया तरीके से बढ़ा सकते हैं बिना कोई गलत डेटा दिए हुए, ये भी स्पष्ट हो गया। अब इसकी समीक्षा में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं और किन किन चीजों को पकड़ा जाता है आपके मुख्यालय के द्वारा, किन किन चीजों के ऊपर आपको पॉइंट आउट करके और आपको समीक्षा पत्र भेजा जाता है, इसके ऊपर हमारे संतोष जी प्रकाश डालेंगे क्योंकि वो लगातार लोगों की समीक्षा कर रहे हैं। जी संतोष सर, ये एक क्वेश्चन था सर कि जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं सारे को, तो वो लेटर भेजते हैं तो सर तो वो मूल लेटर होगा ना सर हिंदी में? हाँ। और सर जो लेटर विभाग से जो आते हैं सर वो काउंट होते हैं सर, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक ही विभाग के? नहीं समझा, ये दूसरा वाला प्रश्न नहीं समझा। जैसे सर
ये हमारा एडमिन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हिस्टोलॉजी है, डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं, तो फिजियोलॉजी है, नहीं नहीं एनाटोमी है, नहीं 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 तो वो ये तो काउंट नहीं आपके होगा ना? ये तो आपके आईडी हो गए ना, इंटर डिपार्टमेंटल हो गए। हाँ, इंटर डिपार्टमेंटल। इंटर डिपार्टमेंट आपके पत्र में काउंट नहीं होंगे। पत्र ठीक है मतलब सर। जो आपके कार्यालय से दूसरे कार्यालय को आप भेज रहे हैं उसे ठीक सर। पत्र कहा जाएगा। ठीक है सर। जो इंटरनल आईडी नोट होते हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं, उसको पत्र की में काउंट उसको नहीं किया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी। चलिए आइए